Welcome back, guys, to my YouTube channel Shivam Bhagat, and this video is regarding my certified copies of auditing. And if you have not watched my video that I posted earlier of the financial reporting, then you can watch it. I have mentioned it in the description box. So first of all, I want to tell that I scored 58 marks and the MCQ I got 26 marks. You can see, and for that I want to tell you that for MCQs you need to be conceptually very fine, because अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप हर तरीके के MCQ को सॉल्व कर सकते हो. And in the descriptive I got 32 marks. For descriptive I want to tell you that if your retention power is very good then you can easily score in that. क्योंकि अगर आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे, रोज रिवाइज करोगे, डेली रिवीजन प्रॉपर करोगे, देन it is still very fine to score the marks. And first of all, we want to start from the first B, and it is about the professional ethics. The one of the most important chapter of the CA final auditing is the professional ethics. एंड अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आपके काफ़ी मार्क्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि MCQ में भी इसकी कवरेज बहुत होती है और डिस्क्रिप्टिव में भी इसकी कवरेज बहुत होती है. तो ये चैप्टर 15th ऑफ द गाइडलाइंस मैंने मेंशन करा है, नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. यू कैन सी दैट यहाँ बता रखा है CA सुबह है और वो अप्लाई करना चाहती है फॉर द सुबह एंड एफिलिएट्स, नाम लिया है. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा है कि सबमिशन में है फॉर्म्स, और RS एंड एसोसिएट्स हैं और इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड इन्होंने साइनिंग करी है. एंड यू कैन सी कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें वही लिखना है कि कौन कौन से प्रोविजंस कवर्ड है. सो इन दैट आई हैव मेंशन कि फॉर्म है यहाँ पे तो मेरी खुद की गलती है. अदर देन दैट फॉर्म बी मैंने प्रॉपर मेंशन करा है, फॉर्म डी के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है. एंड बट फॉर्म सी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी फॉर्म सी लिखने की, सो देर इज़ नो मार्क्स अलॉटमेंट इज़ देयर. सो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं. सो आई गॉट टोटल 2 मार्क्स फॉर दैट. एंड यू कैन सी कि इन द प्रॉपरली डेट वी हैव टू राइट इज, हमें यहाँ पे लिखना था कि फॉर्म ए के बारे में प्रॉपर बताना था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी हुई है. एंड फॉर्म बी मेंशन करना था, ये बताना था नेटवर्क मैंडेटरी है, और ये बताना था अगर कॉमन मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फॉर्म है तो एक ही नेटवर्क का पार्ट माना जाएगा. और फिर फॉर्म डी मेंशन करा है, और इसके अलावा बताना था कि अगर कॉमन पार्टनर्स हैं तो एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं. सो आई गॉट 2 मार्क्स इन दैट. नेक्स्ट इज फर्स्ट का ए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि SQC1 एंड SA20 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज यहाँ से भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कन्फर्म्ड ही होता है. एंड इस बार जो September 25 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था EQCR का, कि जो EQCR है वो एक तो टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए और साथ में उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखना था. यू कैन सी कि यहाँ पे मुनीर एंड कंपनी गिवन है, एंड जो EQCR है वो जो रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड उसने क्या किया है, उन्हें साइन करे हैं कुछ वर्किंग पेपर एज ए टोकन ऑफ रिव्यू, एंड कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करे और ये एज्यूम करा है कि लास्ट ईयर जो टीम थी अभी भी वो टीम है, इसलिए उसने प्रॉपर वर्क नहीं करा है. सो यहाँ पे हमें यही लिखना था, पहले मेंशन करना था SQC1, फिर लिखना था कि सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन होना चाहिए एंड कैपेबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंस के होने चाहिए, और उसके अलावा हमें ये भी मेंशन करना था कि लिस्टेड कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, और इसके अलावा हमें EQCR के डॉक्यूमेंट्स लिखने थे. उसके बाद हमें कंक्लूजन देना था. एंड व्हाट आई डिड इज़ I have mentioned the EQCR document but not wrote about the other things. So I got only 3 marks out of the 5. And I have also that he have violated the SQC1 provisions. The next question is first C, and the first C is about the CARO 2020. In the CARO 2020 भी बहुत important आपका चैप्टर है. तो इसमें बेसिकली ये गिवन था कि कंसोलिडेटेड के लिए जो पेरेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है वो क्लॉज 21 में करनी पड़ती है. तो हमें उसकी रिपोर्टिंग के हिसाब से हमें ये बताना था कि प्रिंसिपल ऑडिटर फाइनलाइज करते हुए कैसे कैसे वो रिपोर्ट करेगा मैटर्स को. सो इसमें यही बताना था. मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि इसमें पहले बताना था कि ये है क्लॉज 21, देयर आफ्टर ये इंक्लूड करना था कि
डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड पैराग्राफ नंबर्स एंड द क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क्स। उसके बाद यहाँ केस डिस्कस करा है कि यहाँ पे एप्लीकेबल है। देयर आफ्टर हमें रिपोर्टिंग किस तरह करनी है ये बताया हुआ है। एंड दैट इज द आंसर। एंड इन द आंसर दैट आई रोट इज दैट, मैंने ये तो मेंशन करा है कि क्लोज 21 है, बट व्हाट मिस्टेक आई डिड कि मुझे थोड़ा सा एज अ टेबल वाइज इफ आई हैव रिटन देन आई should have got marks, but still I think it should not be zero, but what can we do? So I got 0 marks in that. So the next question is about the नौकलार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इन द नौकलार एज वी नो कि ये जो क्वेश्चन आया था ये सितंबर 25 में जो क्वेश्चन था एप्लीकेबिलिटी के ऊपर था पहले, और फिर हमें नौकलार के डॉक्यूमेंटेशंस बताने थे। मैंने मेरा कंक्लूजन तो इसमें मिस्टेक थी, बट मैंने मेंशन करा है कि सी इन प्रैक्टिस के लिए कब एप्लीकेबल होगा कि नेटवर्थ 250 करोड़ एक्सीड करेगी और लिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए, और सी इन सर्विस के लिए सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल होना चाहिए। बट क्योंकि मेरा कंक्लूजन गलत है, सो आई गॉट 1 मार्क्स इन दिस स्टेप। एंड द सेकेंड पार्ट इज अबाउट द EQCR डॉक्यूमेंट। सो मेरा एक पॉइंट प्रॉपर था, अदर पॉइंट्स वॉज नॉट दैट प्रॉपर दैट विच वुड मैच द सेम। So I got only 1 marks in that part too. So total 2 marks is there for the out of the 5. The next is about 2C. 2C is about the PSC audit, because as you see कि other than chapters which are other than the CARO or professional ethics or the SQC 1SA 220, the other chapters are like the PSC audit, जो कि मतलब यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ MCQs भी यहाँ से बनते हैं। तो इस बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही था कि आपको कंप्लायंस ऑडिट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है और आपको कंसर्न बतानी है। सो मैंने भी यही लिखा है। सो कंप्लायंस ऑडिट लिखा है, 2 पॉइंट लिखे, रेगुलरिटी, प्रोपराइटरी और पर्सपेक्टिव लिखा है। सो आई गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 4 इन दैट। नेक्स्ट द थर्ड ए। थर्ड ए इज़ अबाउट कि हमें जो भी ऐसे 706 के हिसाब से हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इन केस ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब ऑडिटर रिपोर्ट करता है तो वो हमें मेंशन करना था कि हमें ड्राफ्ट करना था एक पैराग्राफ इसके बारे में। तो मेरी मिस्टेक यहाँ पे ये थी कि मैंने मेन फैक्ट्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं करा कि OM पैराग्राफ इसमें आना चाहिए। मैंने ये भी मेंशन नहीं करा है, बस ओनली फैक्ट्स लिखे हैं। एंड अदर पॉइंट्स ऑल्सो वी हैव टू राइट कि भाई एक सब्सिडरी बाहर होती है तो फिर हमें क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, और इसके अलावा ये भी कन्वर्जन एडजस्टमेंट करनी है होल्डिंग कंपनी को। सो ये सारे पॉइंट सारे हमें मेंशन करने थे जो कि मैंने नहीं करे हुए हैं। एंड ऑल्सो ये भी मेंशन करना था कि ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, कि मतलब इसकी वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा। सो व्हाट आई डिड इज मैंने मेंशन करा है कि ऐसे 706 के हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग होगी, बट मैंने OM पैरा यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। ओनली द फैक्ट्स आर रिटन एंड इन दैट आई गॉट ओनली 1 मार्क्स। एंड ऑल्सो मैंने ये मेंशन कर दिया इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस केस। सो ओवरऑल दे गेव मी 1 मार्क्स ऑल्सो बिकॉज मैनी पॉइंट्स आर मिसिंग इन दैट। द नेक्स्ट टॉपिक from where the question is about the SA 540. It is one of the most important question because it is about the SA 540 and it is a direct question also. So it is related to estimation uncertainty. So I wrote the 3 points correct कि भाई estimation जो होती है alternative assumption अगर management के पास है और उन्होंने अदर को क्यों रिजेक्ट करा है या रीजनेबल है, तो मैंने 3 पॉइंट टोटल मेंशन करे हैं। एंड द 4th पॉइंट इज नॉट करेक्ट। सो आई गॉट द 4 मार्क्स इन दैट 3 के भी में मुझे 4 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स, द 6 का C। यस, द 6C पार्ट इज अबाउट द प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें सबसे पहले हमें तो यही करना है कि ये हमें इंक्लूड करना है कि हमें आइडेंटिफाई कर पाए, जिससे हम सबसे पहले क्लॉज को आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पे मेनली बात हमें यही आइडेंटिफाई करनी थी कि यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम फीस रिटर्न था तो इसलिए इस वजह से यहाँ पे हमारा जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो गिल्टी हो जाता है ना। तो हमें जो प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन होता है उसमें यही सब लिखना होता है कि जो भी पॉइंटर्स हैं उसमें पहले हमें क्लॉज मेंशन करेंगे, क्लॉज 6 के हिसाब से पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से पहले उसे प्रॉपर लिखेंगे।
बिकॉज क्योंकि क्लॉज लिखने के भी इसमें नंबर होते हैं. एंड देयर आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे फैक्ट्स लिखने हैं कि भाई जो अगर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है सीएस के लिए और मिनिमम फीस कोटेड है, देन दे कैन अप्लाई फॉर दैट. एंड बट इन दिस केस दैट इज द मैक्सिमम. एंड इन फॉर द मैक्सिमम, सो इट इज guilty of the professional misconduct. So I got the 3 marks in that out of 4. Next is 5A. You can see that मैंने इसमें line wise भी नहीं करे, but still they have given the marks. Yes, that question is related to the summary financial statements. सो यहाँ पे हमें बेसिकली एक डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या फॉलो करने परफॉर्म करने पड़ेंगे. सो इट इज रिलेटेड टू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने मेरे 2 पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो मुझे 2 पॉइंट के उनके नंबर मिल गए हैं कि समरी फाइनेंशियल अप्लाइड क्राइटेरिया के, वैसे यहाँ एप्लीकेबल क्राइटेरिया लिखना था, अप्लाइड एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से. और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो फिर क्या वो लॉ और रेगुलेशन की वजह से. तो बेसिकली 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ करेक्ट लिखे हैं, बाकी नहीं. सो आई गॉट 2 मार्क्स इन दैट. नेक्स्ट इज 5th के सी. सो इट इज द प्रोफेशनल एथिक्स क्वेश्चन अगेन, एंड इट इज रिलेटेड टू, एज यू कैन सी, द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेक्शन. सो इट इज फ्रॉम दैट. यस, सो इसमें बेसिकली हमें पहले तो ये लिखना था कि यहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में सीएन प्रैक्टिस को कुछ अलाउ करी गई हैं, और वहाँ पे यही लिखना था कि ये सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, एडवर्टाइजिंग ऑफ सर्विसेज, जो भी उसमें लिखा हुआ था कि ये सब अलाउड है. और ये स्पेसिफिकली मेंशन करना था कि अंडर राइटिंग सर्विसेज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये सब अलाउड, ये सब प्रोहिबिटेड है. सो ये सब है. और क्योंकि अंडर राइटिंग सर्विस इसमें इन्होंने मेंशन करा है कि इसने साथ साथ ना अंडर राइटिंग भी कर दी और कमीशन ली है, ये लिखा हुआ है, शी अंडररोड द पब्लिक इशू. सो इन दैट इज गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. सो दैट इज द सिंपल क्वेश्चन, एंड एज यू कैन सी it is 5C and I got the 4 out of 4. So you can understand the importance of the professional ethics की, मतलब अगर आपको क्लॉज नंबर अच्छे से याद है, आपको टॉपिक सारे अच्छे से याद है, नेटवर्क गाइडलाइंस याद है, तो यू कैन स्कोर इन दैट. नेक्स्ट इज 5th B. यस, द 5th B इज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, मतलब इसके ना रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बट फ्रेमिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. सो इन दैट क्वेश्चन की जो कंपनी है, उस मतलब जो ऑडिटर है उसने जो है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए भेजा है कि दे ऑब्जर्व द कंपनी है 50 कस्टमर एंड 40 वेंडर्स. उन्होंने रिक्वेस्ट करा कंपनी से कि वो ऑथोराइज करे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, पर लेकिन क्या हुआ कि कंपनी ने ही इमीडिएटली उन्हें प्रोवाइड कर दिया. ऑडिटर सेंड पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अप टू ये. इन द एंड मतलब यही इसका क्रक्स है कि कुल मिला के यहाँ पे ना मैनेजमेंट खुद प्रोवाइड कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि जो ऐसे 505 के हिसाब से यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड है, और हमें नेचर ऑफ मतलब नेचर और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है. सो यहाँ पे हमें ये मेंशन करना है कि अगर रिस्पॉन्स जो है किसी पार्टी से वो रिलायबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है मेटल मिस स्टेटमेंट की, रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन और ऑल्ट्रेशन है. मतलब बेसिकली हमें ना क्या करना है, कीवर्ड्स जरूर लिखने हैं किसी भी टॉपिक के, तो वहाँ पे भी हमें मार्क्स मिलते हैं. सो यू कैन सी कि मैंने 3 केसेस लिखे कि इनडायरेक्टली मिला है, या फिर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी, एंड देन आई ऑल्सो रोड कि अगर रिस्पॉन्स अनरिलायबल हो. फिर मैंने लिखा कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट से मिला है, मतलब डायरेक्टली नहीं मिल रहा कन्फर्मिंग पार्टी से. सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, और मैंने बाद में कंक्लूजन भी दी मैंने. सो आई गॉट इन द 5th के B पार्ट में आई गॉट 3 out of 5. सो इनकेस अगर कोई नया क्वेश्चन भी आए, आपको पुराना अगर कोई क्वेश्चन इस रिस्पेक्ट में आ जाए, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं. इवन यू कैन सी इन दैट टू 5th B में भी इन्होंने ऐसे लिखा है, पहले 505 मेंशन करा है, फिर लिखा है कि असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट है, एंड ऐसे 500 ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, इस वजह से भी मार्क्स डिडक्ट हो सकता है. ऐसे 500 नहीं लिखा है, बाकी ये तो बाद मैंने लिखी है रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन, ऑल्ट्रेशन ऑफ द फ्रॉड, और ऑल्सो मैंने डाउट के बारे में भी लिखा है कि इन कारणों से डाउट हो सकता है, और देयर आफ्टर आई हैव गिवन द कंक्लूजन फॉर द सेम. देन इट इज अबाउट द 6th A पार्ट, एंड द 6th A पार्ट, यस, द 6th A पार्ट की CA Q जो है एक एंगेजमेंट पार्टनर है,
तो यहाँ पे बेसिकली लिखना था कि कैसे सी ए क्यूब जो है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को इंटरनल कंट्रोल में कैसे कम्युनिकेट करेगा और कौन से मैटर हैं जो वो इंक्लूड करने चाहिए। सो इसमें हमें सब कुछ लिखना था कि ऐसे 265 के हिसाब से TCWG को हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, और फिर यहाँ पे लिखना था कि इसे इंक्लूड क्या क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन करना चाहिए, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, पर्पस करना चाहिए, ये पूरा मेंशन है। बट व्हाट आई डिड, मैंने लिखा है कि बस TCWG को रिपोर्ट करना चाहिए, और एक पॉइंट लिखा है कि ओरल है तो डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन प्रॉपरली करेक्ट नहीं है। सो बट स्टिल आई गॉट 2 मार्क्स बिकॉज मैंने यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं इन दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th B. Yes, the 6th B is question is about, हाँ ये दिस क्वेश्चन इज अबाउट द SRE 2410. सो इट इज ऑल्सो बिकॉज कई बार क्या हो जाता है हमें नहीं पता होता कि SRE से भी क्वेश्चन दो आ जाते हैं। तो आप इसमें भी हमारे एग्जाम में SRE के भी SRE 2410 के ही 2 क्वेश्चन आ गए थे। सो यहाँ पे ये हमें बताना है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर है। सो यहाँ पे टोटल वैसे 5 मार्क्स का है तो हमें 5 पॉइंट्स लिखने चाहिए थे। सारे मेंशन है कि हमारे डिज़ाइन इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड हो या फिर कोई रिजल्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क हो, या फिर इसके अलावा मैंने जो पॉइंट लिखे हैं मैंने ये वाले लिखे हैं। मैंने लिखा है कि कोई इंडिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड हो, या ये तो मिस्टेक है, इसके अलावा कोई नॉन कंप्लायंस हो लॉ के साथ, या फिर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट वाले में। तो बेसिकली मेरे 3 पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं एंड आई गॉट द 3 मार्क्स। मतलब आपके अगर पॉइंटर्स कवर हो रहे हैं और कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, यहाँ पे भी देखो कीवर्ड्स कैसे मैच हुए, डिस्क्लोज टू ऑडिटर ऑफ द एक्चुअल और पॉसिबल नॉन कंप्लायंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। सो मैंने भी यहाँ पे लिखा है कि इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन इज डिस्क्लोज्ड। सो ये मैंने टोटल 3 पॉइंट्स इसके प्रॉपर कवर करे हैं। नेक्स्ट सेकेंड का एंड दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग आंसर। सो इन दैट एज यू कैन सी कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए मेरे से, बिकॉज फर्स्ट के सी में तो मुझे 0 मार्क्स मिले एंड 2 के ए में भी 0 मार्क्स हैं, एंड यू कैन सी कि 3 का सी तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, एंड अदर देन दैट 4th इज ऑप्शनल। Thereafter you can see everything is marked. So whatever you know you should write. It is not like कि आपको अगर नहीं आता तो आप कुछ भी ना लिखो। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो खैर प्रॉपरली मिस्टेक है, बट स्टिल what you have to focus in that, you have to focus on the firstly on the conceptual clarity, and the next thing is you have to increase your retention powers. You can see अगर मैंने यहाँ 2 पॉइंट और लिखे होते तो मुझे और 2 नंबर मिल सकते थे and I could have scored the exemption. So this video is about the auditing certified copy, and thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel for more updates.